Online lecture system of medicine. Scrofloso number 12 or S12 or Marina. Functional medicine, ophthalmic cases, eye disease. The new era of electrohomeopathic industrial bioelectrical energy, bioelectricity. Basic to expert program, age groups of remedies, part 4. Welcome all participants and attendants. So continue. Some diseases are paralysis of the heart, increase in the sympathetic nerve symptoms, headache due to excess blood in the brain, red eyes, drip in arteries, cellulitis, tonsillitis, red, swelling of gland, severe pain with burning, restlessness, sleeplessness, etc. ये S12 का यूज़ जो है कुछ केसेस पैरालिसिस के कुछ केसेस में जब इंक्रीज इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का इंक्रीज करता है उस वक्त सर में दर्द जो सर में दर्द का होना ब्लड के कलेक्शन की वजह से होता है एक जगह ब्लड कलेक्ट हो जाता है हेडेक ड्यू टू एक्सेसिव ऑफ ब्लड या ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा हेड सर के अंदर होना कब जब पैरालिसिस हो बॉडी का पार्ट काम नहीं कर रहा हो इन द ब्रेन उस वक्त आंखें लाल हो जाती हैं ड्रिप इन आर्टिस जो आई के जो आर्टिस हैं वहाँ पे देखेंगे लाल आंखें लाल हो जाएंगी और लाइनिंग बारीक बारीक दिखने लगेगी ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में बताई जाएंगी और इसी के अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन हम चलाएंगे सेलुलाइटिस टॉन्सिलाइटिस टॉन्सिलाइटिस गले में स्वेलिंग आना स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड और जो ग्लैंड्स हैं गांठें हैं हमारे शरीर के अंदर जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स हैं उसमें सूजन आ जाना जो भी ग्लैंड्स हमारे बॉडी के अंदर सीवियर पेन विद द बर्निंग तेज़ दर्द होना जलन के साथ रेस्टलेसनेस थकान महसूस होना नींद ना आना एटसेट्रा इस यूज़ हाई डाइल्यूशन ऑफ S12 ऐसे में हम S12 का हाई डाइल्यूशन यूज़ करेंगे वो डिजीज़ या उन डिजीज़ के सिम्टम्स जिसमें पूरे पूरे आई इन्वॉल्व हो रही है वहाँ पर हम S12 का ही यूज़ करेंगे चाहे वो अ, कोई भी कंडीशन हो ओके जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर के अंदर या आई ऑप्थेल्मिक ब्लड प्रेशर हाई होना उस कंडीशन पे भी हम S12 का यूज़ करें इन ब्लीडिंग पाइल्स पाइल्स में ब्लीडिंग का होना रेड कलर्ड इन्फ्लामेटरी रैशेस लाल सूजन वाले रैशेस आना पेन इन द एनस एनस के अंदर रेक्टम के अंदर संडास की जगह पे दर्द होना बर्निंग सेंसेशन इन चेस्ट सीने के अंदर तेज़ दर्द होना दर्द सा महसूस होना हाई डाइल्यूशन nausea, vomiting of food, pain in stomach, extreme pain in the throat, constrictions of esophagus, esophagus का सिकुड़ जाना, prolapse of the uterus, इन सब में सेकंड डाइल्यूशन यूज़ करेंगे जहाँ पे पेन बहुत ज़्यादा हो रही हो एक्सेसिव हार्ट रेट ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी वहाँ पर हम जो है जब ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है स्कारलेट फीवर इमीडिएट कोल्ड फ़ौरन सर्दी हुई हाई फीवर सर्दी में आंखों का लाल हो जाना या फिर एक्सेसिव हार्ट रेट ब्लीडिंग जब हो रही हो डिलीवरी के टाइम आफ्टर डिलीवरी उस वक्त आंखों से ब्लर होना शुरू हो जाता है ब्लर विज़न बनता है स्कारलेट फीवर में भी ऑप्थेल्मिक आई पे इफ़ेक्ट पड़ता है तो यहाँ पर हम S12 का यूज़ करेंगे पेन विच कम्स इमिजिएटली एंड वैनिशेस इमिजिएटली आती है और ख़त्म हो जाती है दर्द कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल कंस्ट्रक्शन पीपल का सिकुड़ जाना फ्रिक्वेंटली लार्ज अमाउंट ऑफ हॉट क्लॉट्स इन मैशुरल साइकिल मैशुरल साइकिल के आने पे पीरियड आने पर हॉट क्लॉट्स
बड़े-बड़े टुकड़े निकलना, हाई फीवर विच विद पस इन्फ्लेमेशन, फीवर का तेज़ होना ड्यू टू कॉज़ इन्फ्लेमेशन, जो पस इन्फ्लेमेशन हो, जैसे बॉडी में कहीं पस पड़ गया हो और उसके साथ फीवर आ रहा है, हाई फीवर आ रहा है, तो वहाँ पे भी हम एस्ट्रल देंगे हाई डाइल्यूशन में। शॉक 5 टैबलेट्स या ग्लोबल्स इन द इवनिंग इन dreadful ड्रमेस ड्रेम्स, intense, intense thirsty, dripping and stinging पेन, ठोकने जैसा और पिंचिंग टाइप का जो पेन हो रहा है, कॉलिक और ब्लीचिंग, पेट दर्द और वॉमिट सा लगना, इरिसेप्लेस पेरिफेरल फीवर, यूरिन फेसेस इन अनलाउंड, यूरिन और बगैर किसी वजह से संडास का होना, और अननोन डायरिया, डायरिया लाइक ग्रीन, chalky white, slimy, bloody and sore having putrid, एक गंदी बदबूदार, जैसे कि कुछ मर गया हो, सड़ गया हो, फिश लाइक या मटन जैसे ख़राब हो जाता है, उस टाइप की अगर स्मेल आ रही हो तो उसमें है एस्ट्रल का यूज़ करते हैं। कंटिन्यूस नाज़िया विद वॉमिटिंग ऑफ फूड, अगर लगातार वॉमिट हो रही है, वॉमिट जैसा लग रहा है या वॉमिट जैसा लगता है या वॉमिट हो रही है और जो फूड खाते हैं, कंटिन्यूस नाज़िया विद वॉमिटिंग ऑफ फूड, और फूड्स की वॉमिटिंग हो रही है जो खाया गया है, तो उसमें सेकंड डाइल्यूशन में हम यूज़ करते हैं। कॉलिक, पेट का दर्द, गैस्ट्रोलॉजिया और गैस की वजह से पेट में दर्द, गैस्ट्राइटिस, पेट में गैस का भरना, अपेंडिक्साइटिस और अपेंडिक्स में सूजन आना, इन्फ्लेमेशन ऑफ फूड एंड इनर लिंगिंग लाइनिंग, अंदर की तरफ होने वाले स्वेलिंग फूड की वजह से, इन्फ्लेमेशन ऑफ फूड एंड इनर लाइनिंग, फूड की वजह से अंदर की तरफ जो स्वेलिंग हो रही है उसके लिए हम एस्ट्रल का यूज़ करेंगे। देखिए, रिस्पेस मीन्स होता है यहाँ पे विसर्प, जो जहरीला माना जाता है। प्रोपरल जो है यहाँ पे, जैसे प्रोपरल फीवर, प्रसूति ज्वर के लिए लिया गया है। एरिस्पेलस मतलब वो जो कंडीशन जिसमें जहरीला पॉइजनस या फूड पॉइजनिंग कह लें, उस कंडीशन में। और प्यूटरेटेड स्मेल, यहाँ पर आपने देखा होगा प्यूटराइड स्मेल्स, तो वो जैसे सड़ा सड़ा गंध, सड़ा दुर्गंध आना। एरिपिस विसर्प जो है, इस टाइप से स्किन पर स्पॉट आएंगे और ये बैक्टीरियल कॉज होते हैं। इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम यहाँ दे दे रहे हैं। Erysipelas is a bacterial skin infection that affected the superficial layer of the skin and extend into the superficial lymphatic vessels. It is characterized by the raised, well-defined and tender, bright red rashes, often the face or leg. The infection of cause of bacteria most commonly Streptococcus pyogenes. तो ये बैक्टीरिया की वजह से इस टाइप के रिंग बनते हैं और चेहरे पे भी आता है, कई बार पूरा फ्लैट रेडनेस भी होता है। तो उस कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो जो स्किन की मेडिसिन है दी जाएगी, उसके साथ साथ अल्टरनेट में एस12 को भी हम देंगे। प्योर पैरल, प्योर पैरल में जैसे कि होता है डिलीवरी के ड्यूरिंग डिलीवरी, प्रेगनेंसी आफ्टर, ड्यूरिंग द रिलेटिंग टू द पीरियड ऑफ अबाउट 6 वीक्स, 6 वीक्स में जैसे कि प्रोलैप्स हो जाता है यूट्रस का, तो ये कंडीशन होती है। तो आफ्टर बर्थ, तो इसको नॉर्मल होने में टाइम लगता है, कितना लगता है, अबाउट 6 वीक्स, 6 वीक्स आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, ड्यूरिंग द विच इज़ द मदर्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिटर्न देयर टू देयर ओरिजिनल नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन। 6 वीक तक का वक्त लग सकता है जो प्रेग्नेंट, जो डिलीवरी हुई जिस फीमेल की, और नॉर्मल कंडीशन में, नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन में आने पे जो होती है कंडीशन। तो इस टाइप से इसको प्रोलर कहते हैं। इस कंडीशन में फ़ीवर भी आता है, जैसे सेवरी कहीं पे कहते हैं, कहीं सेवल कहते हैं, कहीं पर
अ, और दूसरा क्या नाम कहते हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन सेवल और सेवरी कहते हैं कुछ जगह पे हिंदी में। तो बच्चे पैदा होने के बाद जो पीरियड होता है, तो उस कंडीशन में फ़ीवर आने पे ये S12 को अल्टरनेट हम देंगे उनके ट्रीटमेंट के। ये पोजीशन होती है, इसको नॉर्मल होने में 6 वीक लगता है आफ्टर बर्थ। प्यूट्रेट स्मेल, जैसे कि ये हमारे घर में चीज़ें रखी हुई ख़राब हो जाती हैं। प्यूट्रेट स्मेल रिफरेस टू द वेरी अनप्लेसमेंट फोल ऑर्डर फोल ऑर्डर एसोसिएट विद द डिकम्पोजिशन। जब हमारे फ्रूट्स या सब्जियां डिकम्पोज होती हैं तो उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है। It is often described as a strong, sickening, and offensive smell like that the rotting meat और grapes और मीट और grapes में ये स्मेल पाई जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें वहाँ खड़ा होना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और कई बार हम जब जाते हैं जहाँ डंप लगा होता है, कूड़े का ढेर लगा रहता है कचरे का, तो वहाँ से भी बहुत सी अजीब बदबू आती है। या जो हमारे अ, कूड़े को लेने वाली जो गाड़ियाँ आती हैं, उसमें भी ऐसा कई बार देखा गया है कि सडनली बहुत ज़्यादा पास में खड़ा होना, या पास से अगर रोड पे गुज़र भी आती हैं तो बहुत ख़तरनाक स्मेल आती है। तो ये प्यूट्राइड स्मेल ही कहा जाता है इसको, जहाँ पे नाक बंद करना पड़ जाए या साँस रोकना पड़ जाए। और ये देखिए इस कंडीशन में है, यहाँ पे प्यूट्राइड, जहाँ पे सारे कचरे पड़े हुए हैं। ये फ़िश मरी हुई पड़ी हुई है जिसमें डेड फ़िश हैं, तो इससे भी बहुत ख़तरनाक स्मेल आती है। ओनियन ख़राब पड़ी हुई है, इसमें भी बहुत ख़राब स्मेल आती है। स्वेलिंग ऑफ द रूट ऑफ ईयर, सूजन का कान की जड़ के अंदर आना, जहाँ कान की जड़ों में सूजन का होना। स्वेलिंग ऑफ गम्स, सूजन गम्स का, मसूड़ों का सूजना। ब्रेस्ट पेन, चेस्ट में दर्द होना, ब्रेस्ट पेन, छाती में दर्द होना। फ्लैचुलेंस, उबके आना। इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरीज, जब सूजन हमारे ओवरीज के अंदर पाई जाए। न्यूरोलॉजी, स्नायुओं का दर्द। कॉलिक पेन एंड शोल्डर, कॉलिक पेन जो शोल्डर के अंदर हो रहा है, तेज़ दर्द। टूथेक एट्सेट्रा, इस सब चीज़ों में हम S12 का यूज़ करते हैं। इफ़ द राइट साइड ऑफ द बॉडी इंश्योर, श्योर है, then the right side of the body insured. Right side is the held globules S12 after giving a high dilution of giving second dilution. तो जब ये श्योर हो रहा है कि हमारी जो पेन है राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट मूव कर रही है, और अप टू डाउन, तो उस कंडीशन में हम S12 की जो है कुछ ग्लोबुल्स, या फिर हम 5 टू 10 ड्रॉप्स कर सकते हैं, 10 टू 20 ड्रॉप्स, 10 टू 20 ग्लोबुल्स कर सकते हैं, हमें देना होता है हाई डाइल्यूशन की। ओके, आफ्टर गिविंग इन डाइल्यूशन, गिव सेकंड डाइल्यूशन। हमें जो डाइल्यूशन दिया है उसके बाद सेकंड डाइल्यूशन देना होता है, और सेकंड के बाद फिर हम आपस में वापस उसी D5 में आ जाते हैं। व्हेन द माउथ ऑफ द यूट्रस बिकम्स हार्ड एंड नैरो ड्यूरिंग लेबर पेन सच एज टू टैबलेट्स क्विकली, अगर यूट्रस का जो माउथ है वो हार्ड हो गया है, और सिकुड़ा बहुत ज़्यादा है, और ड्यूरिंग लेबर पेन, और पेन हो रहा है लेकिन खुल नहीं रहा है, उस कंडीशन में भी हम S12 को साथ में अल्टरनेट करके देंगे हॉट वाटर से, सच एज 2 टैबलेट्स क्विकली। तो इससे भी वो हार्डनेस ख़त्म होगी, कंस्ट्रक्शन ख़त्म होगा, कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म होगा, और ईज़िली चाइल्ड बर्थ हो जाएगी। नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये चीज़ यूज़ की जाती है, जबकि अभी देखा गया है बहुत से कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती, मुंह प्रॉपर खुलता नहीं है यूट्रस का, जिसकी वजह से ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। वुमेन हु हैव वीकनेस ड्यू टू नेचुरल फ्लो, मासिक आने के बाद जो मासिक के बहाव में जो वीकनेस महसूस होती है वुमेंस को, नेचुरल विच इज़ द एंड्स ऑफ वन डे और 1 और 2 आवर्स एट्सेट्रा। एक दो दिन या एक दो घंटे बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है, तो एंड उस कंडीशन में हम S12 देंगे। एंड हुज आइज आर गेटिंग दी अफेक्टेड एडवर्सली, सो 5 टेबल्स, जब ऐसी कंडीशन में आँख के नीचे अंधेरा हो रहा है या आँख से कम ब्लर दिख रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में हाई डोजेशन में आप S12 हम देंगे। इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, 3 टाइम हम देंगे इस चीज़ को। वोन्स एंड कैंसर इन लीवर, स्टमक, यूट्रस, स्क्रोफ्लोरा, ड्राई स्किन, सॉरी,
कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, पल्पिटेशन, पाइल्स, चेस्ट कैंसर, बेड सोर्स, पोलियो, गैंग्रीन और पेरिटाइटिस पेरिटाइट्स। तो ये सारी चीज़ें होने पे भी हम एस12 का जब ज़ख्म हो और क्योर ना हो रहा हो तो एस12 को साथ में अल्टरनेट करें, जिसकी वजह से हमारे आई के अंदर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस राइज हो रही है तो हम इस चीज़ को कंटिन्यू कर देंगे। बर्निंग एंड कॉलिक पेन इन द ड्यूरिंग यूरिनेशन, पेशाब में जलन है जो आप मेडिसिन दे रहे हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ये तब यूज़ किया जाएगी एस12 जब आप जो उसकी ओरिजिनल मेडिसिन आप दे रहे हैं उससे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उसके बाद हम जो है, क्योंकि मैरिना इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की एस12 का नाम मैरिना भी है, मैरिना की मतलब है कि बहुत समुद्र, ये अथाह पूरे बॉडी की जो है गहराइयों में जा कर के काम करती है और जो नेचुरल कॉजेज़ हैं जो डिज़ीज़ के या कॉम्प्लिकेशंस के उसको रिमूव करती है और उसको अपनी नई रिकंस्ट्रक्शन और रीजनरेट करती है उस फंक्शन को और वहाँ से नॉर्मलाइज़ कर देती है। यूरिन स्टोन, इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, अगर S2C2 आप दे रहे हैं उससे प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा है तो उसके साथ हम S12 को भी अल्टरनेट कर देंगे। रिंकल्स इन नेल्स, पेन बिलो ऑफ नेवल, नाभि के नीचे दर्द होना, रिंकल्स होना नेल के अंदर, इन प्रॉब्लम्स लाइक लिकोरिया लिकोरिया आफ्टर यूजिंग वन डोज ऑफ S12 हाई डाइल्यूशन अंटिल अफेक्टेड हाई डाइल्यूशन वियर्स ऑफ। तो क्या है, जब लिकोरिया हो रहा है, लिकोरिया में फ्लो सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन में S12 हम हाई डाइल्यूशन में देते हैं। लोअर डाइल्यूशन शुड बी यूज सिक्वेंटली फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, लोअर डाइल्यूशन से देकर हम ऊपर जाते हैं फिर ऊपर से हम नीचे की तरफ वापस आते हैं। ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में अगर हम डाइल्यूशन यूज़ करते हैं तो उसकी प्रैक्टिस का एक तरीका है, पहले हम लोअर देते हैं, लोअर से फिर हाई की तरफ जाते हैं, हाई से फिर लोअर की तरफ आते हैं। ओके, टू एरेडिकेट द डिजीज़ कम्प्लीटली, और इस तरीके से हमारी पेशेंट को हम पूरी तरीके से क्योर कर पाते हैं। ओके, समटाइम डिजीज़ ओरिजिनेट इन द बॉडी विच इज़ हैव द बैड इफ़ेक्ट ऑन द आइज़, कुछ वक्त जैसे कि कोई डिजीज़ हुई और उसका जो बुरा असर है हमारी आँखों पे गया, आई एंड कॉजेज डैमेज ऑफ द आइज़ टू द आइज़, आँखों को या तो कमज़ोर करके या फिर आँखों को पूरी तरीके से डैमेज कर कर रही है। और सम लोकल परमानेंट, कुछ लोकल और हमेशा रहने डिजीज़ डेवलप इन द आई, कुछ लोकल होती हैं, थोड़े वक्त के लिए होती हैं, कुछ परमानेंट वहाँ पे हो जाती हैं, तो उन कंडीशन में भी हम S12 का यूज़ करेंगे। टू डील विद दिस सम सच एज डिजीज़ ओनली S12 इज़ नॉट सफिशिएंट, rather than supporting medicine are also used along with S12। अकेले ही ये मेडिसिन S12 पूरी तरीके से काम नहीं कर सकती है करती है, अगर आप दे रहे हैं उससे रिकवरी नहीं आ रही है तो उसके सपोर्टिव मेडिसिन को साथ में दें। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब आप किसी डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आप तो मेडिसिन ऑलरेडी दे ही रहे हैं, तो वो सपोर्टिंग मेडिसिन हो जाएगी, S12 वहाँ पे उसकी प्राइमरी मेडिसिन हो जाएगी, जो मेन लीड करेगी कॉज़ को ख़त्म करने के लिए। These supporting medicine are used externally or internally or in both forms of depending upon disease and organ। ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की जितनी भी मेडिसिनें हैं उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल उसी मेडिसिन को यूज़ करते हैं, इंटरनल में भी यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल भी यूज़ करते हैं, इसीलिए हमारे पास अलग से कोई पैटर्न बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारी क्लिनिक के अंदर जो मेडिसिन है इसी को हम पीने के लिए भी देते हैं, उसी को ही लगाने के लिए देते हैं, लेकिन लगाने का फार्मूला अलग होता है, बनाने का तरीका अलग होता है, इसलिए उस मेडिसिन को जब हम लगाने की मेडिसिन लाते हैं तो उसका पूरा प्रोसेस अलग हो जाता है। तो ये सब आपको प्रैक्टिकल में सिखाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे जानने की ज़रूरत है, जो मेडिसिन आपकी पीने की है वही लगाने की है। यहाँ पे जैसे कहते हैं दीज सपोर्टिंग मेडिसिन आर यूज एक्सटर्नली, इसके सपोर्ट में हम एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हैं मेडिसिन को, आर इंटरनली और इन बोथ फॉर्म्स ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द डिजीज़ ऑफ ऑर्गन्स, जो भी डिजीज़ ऑर्गन पे डिपेंड हो रही है या डिपेंडिंग ऑर्गन डिजीज़ है, उसका जो यूज़ इंटरनल हो रहा है वही एक्सटर्नल भी हम लगाने के लिए करेंगे। सच एज इफ़ एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इन द आइज़ हैज़ अराइज इन ड्यू टू इंजरी, देन अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम आई के अंदर आ रही है या किसी तरीके की इंजरी हुई है, ज़ख्म आया है, चोट लग गई है, तो S12 प्लस A3 APP प्लस A3, तो या तो हम S12 दे सकते हैं, S12 A3,
और या फिर हम H12WE दे सकते हैं प्लस WE भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से शुड बी यूज। इंटरनल एक्सटर्नल में तो आप APP के साथ देते हैं, ओके। और इंटरनल में आप H12WE A1 के साथ भी दे सकते हैं, या फिर जो सारी मेडिसिन आप जो यूज़ कर रहे हैं इंटरनल यूज़ कर रहे हैं तो एक्सटर्नल भी आप यूज़ कर सकते हैं। इन द कैटरेक्ट APP वहाँ पे यूज़ किया जाता है जैसे आई के एक्सटर्नल पार्ट में किसी तरीके की इंजरी हो गई है और धब्बे पड़ गए हैं। APP आई रिंकल्स जो आंखों के किनारे किनारे जो काले धब्बे आ जाते हैं उनको भी रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। आलमंड ऑयल के अंदर हम 50 ml ऑयल के अंदर इसे मिक्स करके यूज़ करते हैं। वो तरीका आप पूछ लीजिएगा किस तरीके से बनाते हैं। और जब आप रूटीन में हम सिखाएंगे प्रैक्टिकल फार्मेसी तो उसमें ये चीज़ आई जाएगी, ओके। इन द कैटरेक्ट विच इज़ द राइज ड्यू टू डिफेक्ट इन द क्रिस्टल लाइन। जब कैटरेक्ट की वजह से क्रिस्टल लाइन लेंस डैमेज होता है या कोई नुकसान पहुंचता है तो S12 इसे ठीक करती है। यूज़ S12 प्लस S2 आर S1। S12 और S2 हम S2 को यूज़ कर सकते हैं या फिर S1 S12 के साथ यूज़ कर सकते हैं। अल्टरनेट करेंगे, एक साथ नहीं देने की ज़रूरत है। Treatment of cataract caused due to conjunctivitis and old age should be done in a woman with S12 RE और S1। ये सॉरी ज़ीरो है, ये ज़ीरो नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर गड़बड़ी की वजह से ये चीज़ आ जाती है कभी-कभी और नज़र से भी हमारे बच गई है जिसकी वजह से हमने इसे क्लियर नहीं कर पाए, ओके। तो यहाँ पर S1 है, आप S1 ही पढ़ेंगे और C5। तो ये है वुमेन के लिए। बट ओल्ड मैन A3 S12 S2 प्लस RE। ये किन के लिए है? ट्रीटमेंट ऑफ कैटरेक्ट कॉज्ड बाय ड्यू टू द कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस की वजह से अगर ऐसा हो रहा है ओल्ड एज के अंदर वुमेन के अंदर तो हम पहली वाली मेडिसिन देंगे ये। अगर ओल्ड एज में मेन है मेल है तो हम वहाँ पे A3H12 इसे दे देंगे, ठीक है। Those persons who was cataract in caused due to arthritis should be used S12 with S5। अगर किसी को उम्र की वजह से अर्थराइटिस की वजह से अगर कैटरेक्ट डेवलप हो रहा है, ये सबसे ज़रूरी है कि डायग्नोस प्रॉपर होना कि पेशेंट किस लेवल पे कैटरेक्ट इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में कैटरेक्ट का ट्रीटमेंट ये नहीं है कि जैसे कि ऑप्थेल्मिक सर्जन है या ऑप्थेल्मिक जो डिपार्टमेंट होता है वो क्या करता है सीधे रिमूव कर देता है जो लेंस होता है उसके ऊपर जो कैटरेक्ट के जो चीज़ें होती हैं वो लेयर को निकाल देता है। तो यहाँ पर लेयर को निकालना डिसॉल्व करना है, ना कि उसे रिमूव करना है एक्सटर्नली कोई ऑपरेट करके। और कॉज जो हो रहा है, कॉज को आप अगर कहीं पानी भर रहा है और पानी लगातार आ रहा है उसको आपको रोकना है तो उससे उस वाटर सप्लाई की जगह को बंद करना होगा, मतलब उस टैप को बंद करना होगा, नलके को बंद करना होगा जहाँ से वो पानी बार बार आ रहा है, या जो गंदगी आ रही है उसे रोकना होगा वहाँ पे जहाँ से वो फ्लो कर रही है। तो अर्थराइटिस कॉज बना रहे कैटरेक्ट की। अर्थराइटिस एक खुद हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम एबनॉर्मल है जिसकी वजह से हो रहा है। तो अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के साथ भी हम S12 का जब ट्रीटमेंट देंगे तो ये कैटरेक्ट हम रिमूव कर पाएंगे आसानी के साथ। अक्सर क्या होता है कैटरेक्ट का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं और पता ये चला कि जो मेन कॉज था जो उसका फ्लो था वहाँ से हमने बंद किया। इसलिए आपने देखा होगा कि कैटरेक्ट होने के बाद कैटरेक्ट का ऑपरेशन करने के बाद छारी आती है, अक्सर उसको फिर लेज़र के ज़रिए निकालते हैं। तो वो छारी का आना यही है कि उसका जो मेटाबॉलिज़्म प्रोसेस है हमने उसको करेक्ट नहीं किया, सही नहीं किया। और मेटाबॉलिज़्म जब सही नहीं हो रहा है तो वो चीज़ जो बन रही है, प्रोडक्शन बॉडी के अंदर हो रहा है वो कंटिन्यू होता रहेगा। और कैटरेक्ट 1-2 दिन में नहीं होता, सालों में बनता है, महीनों में बनता है। तो वो जब प्रोसेस वो जो वेस्ट मटेरियल था वो हमारे लेंस पे क्रिस्टल लेंस पे जा कर के डिपॉज़िट हो रहा था। उसके वजह से वहाँ पे डिपॉज़िट हो जाने की वजह से वो एक लेयर सी बना गया और वहाँ पे हमें ब्लड विज़न बनने लगा। तो अब हमने क्या किया उसको डायग्नोज़ किया, डायग्नोज़ करने के बाद उसे रिमूव कर दिया। तो रिमूव तो कर दिया लेकिन जो फ्लो था वो फ्लो को हमने रोका नहीं। यहाँ पे हमें उस फ्लो को रोकना है। ये कैटरेक्ट में हम इजीली पढ़ेंगे प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के अंदर, उसको हम कैसे रोकेंगे और किस तरीके से इसको ब्लॉक करेंगे और ब्लॉक करने से कैटरेक्ट को बगैर किसी सर्जरी के हम रिमूव कर पाएंगे, ओके।
S5 in the morning and S6 in the evening before going to bed internally. ये मतलब ये हम यूज़ करेंगे, इंटरनली यूज़ करेंगे। S5 इन द मॉर्निंग, S6 इवनिंग। ओके। S12 के साथ अगर अर्थराइटिस कॉज है तो ऑल्सो यूज S12 WE एक्सटर्नली। S12 और WE जो आपके पास शायद विजय शर्मा जी आप दिखा रहे थे, आपके पास S12 और WE का कोई ड्रॉप था, तो वो हम दे सकते हैं, एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हैं, डाल सकते हैं। नहीं है तो हम बना कर सकते हैं, पेटेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रोपैथ में हम आपको यहाँ पर किस तरीके से ड्रॉप बनाया जाएगा, इंजेक्शन बनाया जाएगा और गार्गल्स के लिए बनाया जाएगा, ऑयल बनाएगा, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। हमारे वहाँ इंस्टीट्यूट या हमारे बोर्ड ने जो है सारी चीज़ों को खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट सेल्फ ट्रेन करने के लिए कहा गया है कि जो डॉक्टर्स हैं वो पेटेंट पे ना डिपेंड रहे, खुद की मेडिसिन पे डिपेंड रहे। जो 38 मेडिसिन आ रही है डायरेक्ट मेटिसाप से। इफ़ पर्सन नेचर हैज़ चेंज टू वर्ड अर्थराइटिस, अगर किसी पर्सन का नेचर चेंज हो रहा है अर्थराइटिस की वजह से, यूज़ S12 विद C4 और C6, तो उसको S12 के साथ C4 या C6 को ऐड करना होगा। इफ़ कॉज ऑफ कैटरेक्ट इज डायबिटीज़ और प्लूरियल, देन S12 शुड बी यूज along with the B। अगर डायबिटीज़ कॉज बन रहा है तो उसके साथ हम S12 के साथ B यूज़ करेंगे, RAPP, R S1, R S2, F2, C2, RS6, RL1, मतलब इसमें से हम अकॉर्डिंग कंडीशन हम सिलेक्ट करेंगे। देखिए, ओके, इफ द आई इज गेटिंग डैमेज ड्यू टू वेनेरियल एंड वेनेरियल डिजीज, यूज वेन वन। अगर वेनेरियल डिजीज की वजह से कोई आई डैमेज हो रही है या आई में प्रॉब्लम हो रहा है तो वेन वन प्लस S1 देंगे। वेन वन S1 जो जेनेटिक डिसऑर्डर हो रहा है, जो हमारे जीन्स के अंदर चेंजेस हो रही है प्रेजेंट टाइम में किसी वेनेरियल कॉज की वजह से, जो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है उससे ब्लॉक करेगा और जो फैक्टर है उसे रिमूव करेगा। और S12 + B, और वहाँ पर हम S12 और B का भी यूज़ करें। जनरली द आई मेडिसिन S12 should be used along with the medicine of the organ due to which the eye is getting damaged। जिस ऑर्गन की कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से आई डैमेज हो रही है, डैमेज की तरफ जा रही है, हमें उसके साथ उसको अभी साथ साथ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब इसमें ऑर्गन की वजह से डैमेज कब हो रही है आई, खास करके डायबिटीज़ की वजह से, उसमें रोल किसका आ रहा है, पैंक्रियाज का आ रहा है। पैंक्रियाज से इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं हो रहा है, तो हमें पूरा ट्रीटमेंट इंसुलिन का सिक्रेशन कराने के लिए करना पड़ेगा। लोग कहना है कि वो पूरी तरह डैमेज हो जाता है पैंक्रियाज, तो इसलिए काम नहीं करता, तो हमें एक्सटर्नल लेना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, बॉडी के सिस्टम को आप जनरेट कर दीजिए फिर से, जिसमें नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो नर्वस सिस्टम है। ये सारे अगर सिस्टम आप किसी एक ऑर्गन के किसी एक के डैमेज होने की वजह से ये कंट्रोल बॉडी से उस पैंक्रियाज पे से हट जाता है, चाहे वो ब्लड सप्लाई हो, चाहे वो न्यूरो ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम आ रही हो, चाहे उसके फूड सप्लीमेंट में कमी आ रही है जिस वजह से पैंक्रियाज वो धीमे धीमे डैमेज की तरफ जा रहा है। तो जो कॉज हो रहा है डैमेज की तरफ, अगर हम बॉडी खुद को रिफ्रेश करती है, रिकंस्ट्रक्ट करती है, हमें सिर्फ बॉडी को एक सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी जैसे कि आपने देखा है स्टेम सेल थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी में कहा गया है डायबिटीज़ को पूरी तरीके से जड़ से सही कर दिया जाता है। तो स्टेम सेल्स क्या है, जब बच्चा डिलीवरी होती है, जो प्लेसेंटा निकलता है ड्यूरिंग बर्थ, उस प्लेसेंटा को लेकर के ब्लड डोनर जहाँ पे होते हैं, ब्लड बैंक होता है, वहाँ जमा कराना होता है। उससे उसमें से स्टेम सेल्स निकाल करके कुछ इंजेक्शन का कोर्स होता है जिससे जो है डायबिटीज़ क्योर की जा सकती है, किडनी फेल को सही किया जा सकता है, लीवर को सही किया जा सकता है। मतलब बॉडी की जितनी भी डिजीज़ हैं, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथ दावा करती है कि हम जड़ से अच्छा करते हैं,
चाहे वो क्रॉनिक हो, चाहे जिस कंडीशन में हो, हम रिकंस्ट्रक्ट जनरेट करके फंक्शन को हम पुराने कंडीशन पे लाते हैं। तो ये कोई अलग से काम नहीं करती इलेक्ट्रोहोम्योपैथ। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक जो बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल्स पड़े हुए हैं, उनको एक्टिव करती है, उनका प्रोडक्शन बढ़ाती है, और जिसके वजह से हम बॉडी के फंक्शन को पुराने जैसे कंडीशन में लाते हैं, जो बीमारी से पहले होता है। तो इसलिए अगर कोई आर्गन फेल हो गया है, तो वक्त रहते हम आर्गन को बचा भी सकते हैं। कोई भी चीज़ है, चाहे वो स्टेम सेल थेरेपी हो, चाहे वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी हो, ये अगर हम बहुत लास्ट में कोई कोशिश करते हैं तो वो सक्सेस नहीं होती है। जितना जल्दी इसे केयर किया जाता है उतनी जल्दी रिकवरी आती है, जितना लंबा टाइम लगता है उतना लंबा रिकवरी आती है। और फिर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के साथ कि पेशेंट का बिहेवियर क्या है, खाने पीने का क्या है, रहने सहने का क्या है, सोने का क्या है। अब पता ये चला कि आपने शुगर का पेशेंट है, शुगर को आपने परहेज पे डाल दिया। अब पेशेंट कभी दावत में गया तो पता चला जर्दा खा लिया, या फिर कोई भी श्रीखंड खा लिया, इस टाइप की चीज़ें, मीठी चीज़ें खा लिया। तो उस जब वो रिपीट कर लेता है खाना, तो वो जो जब तक आप परहेज़ कर रहे हैं, जिसे उसके शुगर लेवल को आप कंट्रोल में ले रहे हैं, और इनिशियली वो ले चुका है, तो उसमें जहाँ पे आपकी बॉडी, आपकी मेडिसिन उस आर्गन को रिकंस्ट्रक्ट करने में काम कर रही थी, वो उस शुगर को मैनेज करने के में काम करने लगती है, तो वहाँ से अपना वो हट जाता है। तो कहा गया है कि कोई भी डिजीज़ में अगर परहेज़ किया जा रहा है, तो जब तक मेडिसिन चल रही है तब तक आप करें। उसके बाद एक लेवल पे आप नॉर्मल हो जाएँगे, नॉर्मल होने के फिर 2 महीने 3 महीने एक्स्ट्रा मेडिसिन चलेगी। एक्स्ट्रा मेडिसिन चलाने के बाद हम फिर वो सारी चीज़ें खिलाएँगे जो हम आपको परहेज़ पे रखा था। क्योंकि हमने कई एक पेशेंट में ऐसा करके देखा है। ऐसा पेशेंट था जिसे केले के छिलके अगर छिल दिए जाते थे, तो छींकें आनी शुरू हो जाती थी। अगर किसी कहीं पे भी मौसम ठंडी ज़रा सी भी हवा लग गई तो उसे छींकें शुरू हो जाती थी। बंदा बिल्कुल परेशान हो गया था, हालत ख़राब हो गई। लेकिन जब हमने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के 7 नंबर इंजेक्शन को दिया, सिर्फ 2 ही डोज़ दिया था, जिसके अंदर से उसकी कंडीशन ये हो गई कि बर्फ़ के पानी में सॉरी, बाल्टी के अंदर बर्फ़ डाल के नहाता था, इतनी गर्मी उसको लगती थी। जब लगती ऐसी थी कि जैसे कलकत्ता है या कानपुर में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। वो बंदा जो है बस्ती का था, और वहाँ गया गर्मी के दिनों में, तो कह रहा था गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो हमने बर्फ़ के पानी डाल के नहाया। हमने दही खाई, जबकि लाइफ में कभी दही नहीं खाया था। हमने खीरा नहीं खाया, खीरा खाया, ककड़ी। और हमने कभी बनाना नहीं खाया था, बनाना खाया, केला खाया। और कभी लस्सी नहीं पी थी, लस्सी भी पी। और ये सब कुछ एक साथ करके और कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस। लेकिन परहेज़ करना होगा। परहेज़ करेगा, कंडीशन जो हमारी है वो उस कंडीशन पे अगर ट्रीटमेंट करेगा, तो 100% तो नहीं कह सकते, कम से कम 90% तो रिजल्ट आएगा। और ऐसे भी ऊपर वाला जो प्रैक्टिस में सभी के साथ कोऑपरेट करता है, 100% सभी के पास जाते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 30% 70% को रिकवर करता है, कोई 60%, कोई 40% को रिकवर करता है। बाकी के परसेंट जो बचते हैं, आप इतनी अच्छी ट्रीटमेंट कर लीजिए, लेकिन नहीं, वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, उसमें से भी कुछ वो बच जाएंगे, किसी तीसरे डॉक्टर के पास जाएंगे। वही मेडिसिन वहाँ पे काम करेगी, यहाँ नहीं काम करेगी। क्योंकि ये किस्मत होती है, ये ऊपर वाला जिसको चाहता है उसको वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसके लिए हम नहीं कह सकते कि आपसे अगर कोई एक केस अनसक्सेस हो रहे हैं तो वो आपके लिए, आप खैर खैर कोई बात नहीं है, आप आगे को किसी को भेज दिए, हो सकता है वहाँ पे वो सक्सेस हो जाए। क्योंकि हर किसी का डिस्ट्रीब्यूट है ऊपर से। ओके। तो कहने का मतलब है कि हम जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस ट्रीटमेंट को केयर करना है, किस तरीके से चलाना है, पेशेंट को परहेज पे पूरा रखना है। फॉर एग्जाम्पल, इन आई डिजीज काज ड्यू टू लिम्फेटिक सर्कुलेशन। अगर कोई कॉज लिम्फेटिक सर्कुलेशन की वजह से क्रिएट क्रिएट हाँ, फॉर एग्जाम्पल, इन आइज डिजीज काज ड्यू टू लिम्फेटिक सर्कुलेशन। अगर कोई कॉज डेवलप कर रहा है लिम्फेटिक सर्कुलेशन की वजह से, तो S12 के साथ हम L1 को ऐड कर देंगे। L1 लिम्फ नोड की मेडिसिन है, और लिम्फ वेसल्स की, जैसे कि हार्ट, जो कार्डियक मेडिसिन है वो A3 है। लेकिन उसके साथ जो सर्कुलेटरी जो रेमेडीज है, वो एंजाइटको 1 है, एंजाइटको 2 है। एंजाइटको 1 जो है आर्टीरियल काम करती है, जबकि एंजाइटको 2 वेनस काम करती है। एंजाइटको 1 लेफ्ट साइड पे काम करती है, जबकि A2 जो है राइट साइड पे काम करती है।
A1 के अंदर ऑक्सीनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करने का जो सर्कुलेट करती है, वहीं पे A2 जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करती है और डी टॉक्सिफाइड ब्लड को सर्कुलेट करती है। टॉक्सिफाइड सर्कुलेशन ब्लड को लेकर के वो बॉडी के अदर फिल्टर स्टेशन पे जाती है, जहाँ से वो फिल्टर होते हैं, फिर वो नॉन मतलब नॉन टॉक्सिक होकर के नॉन कार्ब नॉन हाँ नॉन टॉक्सिक होकर के वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें साथ में होती है, तो वो लंग्स में जाकर के फिर से प्योरीफाई होती है, फिर वो ऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है, फिर हमारे राइट चैम्बर में वो आ जाता है। तो इस तरीके से पूरा सर्कुलेशन यहाँ पे होता है। तो जैसे कि वहाँ पे आर्टीरियल है वेसल्स के लिए, वेसल्स ब्लड की वेसल्स के लिए यूज़ किया जाता है A1, तो उसी तरीके से यहाँ पे L1 यूज़ किया जाता है लिम्फेटिक वेसल्स के लिए। इन द डिजीज caused ड्यू टू द इफेक्ट इन lymphatic प्रोडक्शन गिव टू S12 along with S1। अगर कोई वजह जो है कारण बन रहा है आई डिफेक्टिव का, जिसमें लिम्फेटिक प्रोडक्शन की वजह से ऐसा कारण बन रहा है, तो S12 के साथ हम S1 देखें। S1 लिम्फेटिक प्रोडक्शन को देखती है, S1 से लिम्फेटिक प्रोडक्शन को हम इंक्रीज करते हैं। ओके, इन आई डिजीज caused by गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम गिव S12 along with S2। अगर कोई भी गॉल ब्लैडर की वजह से अगर प्रॉब्लम आ रही है आई के अंदर, तो उस S12 के साथ हम S2 को यूज करेंगे। इन लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम गिव S5 C10 W प्लस S12। ओके, जिस ऑर्गन की में प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से आई प्रॉब्लम में आ रही है, तो उसकी मेडिसिन हम देंगे, उसके साथ साथ हम S12 को दे देंगे। इफ किडनी इन द कॉज ऑफ आई प्रॉब्लम, देन यूज S12 प्लस S6 प्लस W। इफ आई आर गेटिंग डैमेज ड्यू टू डाइजेशन, देन गिव S10 प्लस Y प्लस S12। ओके, अगर कोई कारण बन रहा है डाइजेशन से डैमेज, डाइजेशन की वजह से आई डैमेज हो रही है, तो हम S12 प्लस वाई और प्लस S12। वाई मीन्स येलो इलेक्ट्रिसिटी, डब्ल्यू का मतलब है वाइट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इफ आई प्रॉब्लम आर कॉज ड्यू टू इंटेस्टाइनल एंड जर्म्स, देन गिविंग वर्वन। जर्म्स जहाँ आएगा, बैक्टीरिया जहाँ पे आएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहाँ पे आएगा, जहाँ पैथोजेंस आएंगे, वहाँ पर माइक्रोब्स आएंगे, वहाँ पे वर्वन का यूज़ किया जाएगा और वर्टू का। वर्वन प्राइमरी है, वर्टू सेकेंडरी है, वर्टू का डीप रिजल्ट है, वर्टू एक्सटर्नल यूज़ की जाती है। अगर वर्वन से रिजल्ट नहीं मिला है तो वर्टू भी हम इंटरनल यूज़ कर सकते हैं। प्लस वाई, वर्वन और वाई जो है एंटी बैक्टीरियल माने गए हैं। प्लस C13 और C10, इंटेस्टाइन की अगर म्यूकस लेयर में प्रॉब्लम है तो C13 यूज की जाएगी। इंटेस्टाइन के अगर स्ट्रक्चर लेवल में उसके ट्यूब के अंदर किसी तरह डैमेज हुआ है, तो हम C10 यूज़ करेंगे। ये ज्यूजियम स्मॉल इंटेस्टाइन में C10 यूज़ करते हैं। वहीं पे हम लार्ज इंटेस्टाइन पे, बड़ी आंतों पे हम C15 यूज़ करेंगे विद यूज़। S12 के साथ हम यूज़ करेंगे। ओके, जब आई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है इंटेस्टाइनल कॉज की वजह से, तो कारण बन रहा है तो। थैंक यू, आज के लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हुए।